नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी की केवीएस पीआरटी के लिए। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाली सिलेबस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से गाइडलाइंस होती है टीचर्स के लिए, तो आपको इसकी तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, हर एक टीचर को ये पता होना चाहिए। तो हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं इसके बाद हम यूनिट 5 ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको ये अर्ली एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, करिकुलम पेडागोगी, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्स देखते हैं, क्या एम्स हैं एनईपी 2020 के। तो इनका मेन एम है, एम्फेसिस है कि क्रिएटिव पोटेंशियल को डेवलप करना है। ठीक है, मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है, तो उसको डेवलप करना है, इनका वन ऑफ द एम्स है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को नहीं यहाँ पर देखना है। कॉग्निटिव में आता है आपके दिमाग से रिलेटेड, जैसे कि फाउंडेशन कैपेसिटी में आता है लिटरेसी और न्यूमरेसी, पढ़ना लिखना खाली, या फिर नंबर्स की समझ, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज में आता है। ये तो हमें करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे को सोशल, एथिकल और इमोशनल कैपेबिलिटीज भी आनी चाहिए, क्योंकि इन द एंड उसको काम तो इंसानों के साथ ही करना है। ठीक है, इसलिए ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। तो ये वन ऑफ द एम्स है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है और ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, एम्पावर टीचर्स, तो टीचर्स को एम्पावर करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए इफेक्टिवली। समाज में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ानी है ताकि उनको अपने काम से खुशी मिले। ठीक है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिस्टोरिकली, तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, वो सोशली हो सकते हैं, इकोनॉमिकली हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोअर कास्ट की वजह से हो सकते हैं, या फिर उनको गरीब हैं। ठीक है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर हो सकते हैं माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स हो सकते हैं, या डिफरेंटली एबल्ड हो सकते हैं। तो उन सब के ऊपर क्या है, फोकस है, सबको इक्वल एजुकेशन देने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो चैप्टर है हमारा। ठीक है, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में। ठीक है, तो ये भी इनका वन ऑफ द एम्स है। अच्छा इंसान बनाना है बच्चों को, गुड ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए आपके लिए साइंटिफिक टेम्पर तो चाहिए ही। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एथिकल वैल्यूज भी चाहिए। ठीक है, हर एक बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज को फॉस्टर करना है, यानी कि उनको डेवलप करना है, उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनको डेवलप भी करा जाएगा। ठीक है, हर एक बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज वो अलग अलग फील्ड्स में हो सकती है। इनका एम है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी ग्रेड 3 तक बच्चे में आ जाए। ठीक है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब हो गया पढ़ने लिखने की बेसिक समझ, और न्यूमरेसी हो गया बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। इसको भी हम, ये टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ क्या चल रहा है यहाँ पे टॉपिक का, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यहाँ पर इंट्रोडक्शन चल रहा है खाली। ठीक है, आगे हम इसके पूरे टॉपिक्स करेंगे जो यहाँ करा रखे हैं, दे रखे हैं सिलेबस में। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, तो इंटीग्रेशन होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स एक दूसरे में मिक्स होंगे। ठीक है, आर्ट्स को साइंस के साथ मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, साइंस में ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे या क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे जो एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट कैटेगरी ना बने। ठीक है, सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स of education from early childhood care and education to school education to higher education, तो इस तरीके से बनाए जाएंगे ताकि एक के बाद एक जो है लेवल चढ़ना आसान हो बच्चे के लिए, अर्ली चाइल्डहुड से लेके हायर एजुकेशन तक। ठीक है, उसे डिफिकल्टी ना आए आगे लेवल, अगले लेवल में पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, टीचर को क्या है, हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस बताया जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट दिए होंगे ये आपको ध्यान रखना है। टीचर को माना गया यहाँ पे हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इस तरीके से फ्रेमवर्क रखा जाएगा, गाइडलाइंस रखी जाएंगी जो टाइट तो हो लेकिन लाइट भी हो। ठीक है,
मतलब हर एक एस्पेक्ट कवर करा जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोड ना पड़े बच्चे पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये वर्ड याद रखिएगा आप, लाइट बट टाइट। कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, तो कैसे प्रोग्रेस हो रही है उसका कंटिन्यूस रिव्यू रहेगा। तो यहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। स्कूल सिस्टम में मेजर चेंज आया यहाँ पे, पहले 10+2 होता था, तो ये फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक यहाँ पर रहते थे, और 11th 12th को अलग कर दिया जाता था, ये सेकेंडरी एजुकेशन हो जाता था। अभी क्या है, ये 5, ये आपको पता होगा शायद, 5+3+3+4, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पहले जो 5 है उसको अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास से पहले ही 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा, वहां से ही उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। पहले उसको प्रिपेयर किया जाएगा, प्री स्कूल बोलेंगे इसको, आंगनवाड़ी, और इनको डिटेल में भी देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड क्लास यहाँ पे आ जाएंगे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी हम करते थे, ठीक है, उसी तरह से ये प्री स्कूल कहा गया है इनको, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ये 3rd to 5th, फिर ये 6 to 8, और ये 9 to 12, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी इनको कहा गया है। ये अभी यहाँ पर ओवरव्यू दे रहे हैं, आगे डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ से हमारा पहला टॉपिक इसका स्टार्ट होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए बताया गया 85% जो दिमाग होता है वो 6 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। इसीलिए इस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए, जो भी स्टिमुलेशन दिया जाए, जो भी इनपुट दिया जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आपकी फाउंडेशन ले करी जा सकती है हेल्दी ब्रेन की। हेल्दी ब्रेन यहीं से बन सकता है बच्चे का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। इसीलिए इस वाली एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर को बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी, तो ये यहाँ पर प्री स्कूल का सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ताकि बच्चे क्या है ग्रेड 1 में आने से, फर्स्ट क्लास में आने से पहले ही उनको रेडी किया जा सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि फर्स्ट क्लास में ही पहली बार आ रहे हैं बच्चे, तो वहां से ही स्टार्ट हो रहा है। तो नर्सरी वाली जो चीजें, जो पहली वाली चीजें हैं, 3rd से 6, 3 साल से 6 साल तक का जो टाइम है, 6 साल में ज्यादा बच्चे आते हैं फर्स्ट क्लास में, तो 3 से 6 साल तक के टाइम में जो वो सीख सकता था, वो अब 6th साल से सीख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या है, ऐसे यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या होगा, उसे ग्रेड 1 के लिए रेडी कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ECCE, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसी का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, ठीक है। तो ये क्या किस तरीके का होगा, मल्टी फैसेटेड होगा। मल्टी फैसेटेड मतलब मल्टी फेस कह सकते हैं या साइड्स कह सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बात नहीं होगी, बाकी चीजें भी यहाँ पर कवर होंगी, जैसे कि लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग, शेप्स, इंडोर, पजल, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सब चीजें कवर होंगी इसमें, ठीक है। मल्टी लेवल पे बात होगी, प्ले बेस्ड होगी जो लर्निंग होगी, एक्टिविटी बेस्ड, खेल खेल में सीखेंगे, इंक्वायरी बेस्ड, क्वेश्चन एज कहा जाता है, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ये सब इसके अंदर आएंगे, म्यूजिक, पपेटरी वगैरह, ठीक है। तो अलग अलग मल्टी फैसेटेड का मतलब ये अलग अलग फील्ड में लर्निंग होगी बच्चे की, ठीक है। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा इसकी, NCPFECCE, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म याद कीजिएगा। ये बनाया गया है, ये कमेटी बनाई गई है ताकि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए ये क्या है, गाइडलाइंस देंगे, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 0 से 3 तक, एक 3 से 8 तक, ठीक है। फुल फॉर्म जो भी आएंगे इसमें आपको याद रखनी है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को ऐसे ये चीजें हो सकती है उसमें, एक तो आंगनवाड़ी स्टैंड अलोन हो सकती है। आंगनवाड़ी का मेन ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया था वो हेल्थ रिलेटेड था, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन से जो बच्चे की दिक्कत हो रही थी, कुपोषण का शिकार बन रहे थे, उसको दूर करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अभी क्या है, इनको प्राइमरी स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया है। ये एक तो स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी तो रहेंगे ही, कुछ ऐसे भी रहेंगे जो प्राइमरी स्कूल के साथ मर्ज रहेंगे, ताकि जो बच्चे प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल तक जाने में उन्हें दिक्कत ना हो, उसका ट्रांजिशन इजी हो जाए, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स सेक्शन कवरिंग एटलीस्ट एज 5 और 6 को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स, तो प्री स्कूल्स जो हैं वो प्राइमरी स्कूल्स के साथ ही बनाए जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ताकि जब वो फर्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके बाद उनको जाने में अजीब ना लगे। मतलब कि प्राइमरी स्कूल में तो प्री स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया,
उसके बाद फर्स्ट क्लास में जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात ना हो, क्योंकि वो पहले से ही उस स्कूल में जा रहे होंगे, मेन स्कूल में। इसी में यहाँ पे आप प्री स्कूल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वही नर्सरी एलकेजी यूकेजी, और यहीं पे इसी कैंपस में अगर प्राइमरी स्कूल होगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होंगे, तो उनको ऐसा अजीब नहीं लगेगा नए स्कूल में जाने के लिए, ठीक है। तो ये बनाए जाएंगे, ये मतलब चल रहे हैं ये भी। तो प्री स्कूल्स अलग से भी होंगे, ठीक है, साथ में होंगे। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे। आंगनवाड़ी अलग से, आंगनवाड़ी इनके साथ भी, प्री स्कूल इनके साथ भी, और प्री स्कूल अलग से भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई रखी है, ट्रांजिशन स्मूथ होगा अगर ये साथ साथ होंगे, ठीक है। प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल एक साथ होंगे तो इनका ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। नर्सरी से लेके जो आपके फर्स्ट क्लास होगा वहां पे जाना आसान पड़ेगा। आंगनवाड़ी को स्कूल में इंटीग्रेट करा जाएगा, ये यहाँ पर भी वही बात बता रखी है, ठीक है। इनका कॉम्प्लेक्स होगा ऐसे ही बनाया जाएगा, जहाँ पे आंगनवाड़ी चिल्ड्रन और पेरेंट्स जो हैं, जो प्राइमरी स्कूल के प्रोग्राम्स हुआ करेंगे उनमें पार्टिसिपेट किया करेंगे, वहां पे अटेंड किया करेंगे। तो बच्चों को क्या ना अजीब नहीं लगेगा बहुत ज्यादा कि हम जब प्राइमरी से फर्स्ट क्लास में जब जाता है तो बहुत अजीब लगता है, तो उस चीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इट इज एनविसेज्ड, एनविसेज्ड का मतलब होता है कि ऐसा विजन बनाया गया है, ठीक है, ऐसा विजन बनाया गया है, ऐसा एम बनाया गया है that prior to the age of 5 every child will move to a preparatory class। तो एक preparatory class का कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको बाल वाटिका कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से जो भी नाम दिए जाएंगे उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होगी, प्रिपरेटरी क्लास होगी, फर्स्ट क्लास से पहले की प्रिपरेटरी क्लास होगी, प्रिपेयर किया जाएगा बच्चे को फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। इसमें भी ECCE क्वालिफाइड टीचर होंगे, ठीक है। तो ये बाल वाटिका नाम याद रखना है आपको। यहाँ पर जो टीचिंग होगी प्ले बेस्ड होगी। मिड डे मील और हेल्थ चेकअप्स, इसको क्या है मिक्स किया जाएगा प्रिपरेटरी प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। तो पहले अलग होते थे ये जो हेल्थ चेकअप्स वगैरह, ये आंगनवाड़ी के अंडर आते थे, लेकिन ये सब क्या है अभी मर्ज करे जाएंगे, जिससे कि क्या है उसके बच्चे की ग्रोथ को भी देखा जाए और पढ़ाई को भी, ठीक है। ये प्रिपरेटरी क्लास में भी ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड टू द प्रिपरेटरी क्लास इन प्राइमरी स्कूल्स। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग में आगे आता है हमारा। यहाँ पर आंगनवाड़ी के टीचर्स की यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। 10+2 अगर उसने कर रखी है तो उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना होगा, और अगर उनका एजुकेशन इससे कम है तो 1 साल का डिप्लोमा उनको करना होगा, ठीक है। ये इनकी जो ये नॉलेज जो है, इनका जो प्रोग्राम है ये DTH चैनल या फिर स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल एरिया का जो हॉस्टल टाइप के होते हैं, बोर्डिंग स्कूल होते हैं, उन्हें आश्रम शाला कहा जाता है। तो ये ECCE जो प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला, ये आश्रम शाला में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये क्या होता है, ट्राइबल एरिया का बोर्डिंग स्कूल कह सकते हैं, इसे हॉस्टल कह सकते हैं, ठीक है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी MHRD की है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये रिसोर्स याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब इन्हीं को देखना है, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये अपना नया टॉपिक आ जाता है यहाँ से, ठीक है। द एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड बेसिक टेक्स्ट। तो लिटरेसी का क्या हो गया, रीड कर पा रहे हो आप और कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, यानी कि समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बेसिक टेक्स्ट को, तो वो हो जाता है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है। और बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो ये न्यूमरेसी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, फाउंडेशन, यही नींव होती है आपकी, ठीक है। तो 2025 तक यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी प्राइमरी स्कूल्स में आ जाए, ये एम है। तो ये ईयर याद रखिएगा आप, 2025 तक क्या है, यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्राइमरी स्कूल में आ जाए, ये प्रायोरिटी है एजुकेशन सिस्टम की अभी, ठीक है। तो स्पेशल अटेंशन दी जाएगी लोकल टीचर्स को एम्प्लॉय करने के लिए, क्योंकि लोकल टीचर जो है लोकल लैंग्वेजेस में टीच कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसी भाषा, वही सबसे पहले मदर टंग वो सीखते हैं। तो ठीक है, नए स्कूल में जाकर अगर इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी तो उनको पहले इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ समझेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज दूर करने के लिए लोकल टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा। ये हम जानते हैं प्यूपल टीचर रेशियो, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर होता है नॉर्मली, लेकिन अगर
जो एरिया ऐसा है यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग क्या है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, वो सोसाइटी की वजह से डिसएडवांटेज हो सकते हैं, अलग अलग लोअर कास्ट में हो सकते हैं। इकोनॉमिकली क्या है, मतलब पुअर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसे एरिया है जहां पर ऐसे लोग ज्यादा हैं, तो उनके लिए टीचर और स्टूडेंट का रेशियो ये 25:1 होगा, 25 बच्चों पे एक टीचर होगा। ठीक है, कम बच्चों के लिए एक टीचर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अलग चीज है यहाँ पे, ये रेशियो ध्यान रखना है आपको। नॉर्मली 31, अगर ये सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट ज्यादा है तो 25:1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्रेड 1 में आने के बाद ये देखा जाता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्टी आती है। इसको देखने के लिए टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल रेडी, एक 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉडल करा जाएगा ग्रेड 1 के लिए। इसमें क्या होगा, उनको देखा जाएगा कि वो ग्रेड 1 के लिए तैयार है नहीं। अब जो बाल वाटिका था, प्रिपरेटरी क्लास था, वो ग्रेड 1 से पहले था, ये ग्रेड 1 में आने के बाद है। ठीक है, तो ये 3 मंथ का जो प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है, ये ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, उससे पहले वालों को प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका थी। अच्छा, एक ये पोर्टल है दीक्षा नाम का। ठीक है, तो इसमें इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये क्या करता है, स्कूल एजुकेशन डिस्टेंस मोड पे देता है, ऑनलाइन मोड पे दे देता है। ठीक है, जिसमें आप बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी ये सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हाई क्वालिटी के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे सीखने के लिए ऑनलाइन इस पोर्टल पे आपको। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी, जो भी ऐसी फुल फॉर्म आती है उनको याद रखना है, पूछी जा सकते हैं। अभी देखते हैं करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स। तो ये करिकुलम एंड पेडागोजी ये एक अलग टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। तो हमारा ये नया डिजाइन है 5334। तो इनका ये मानना है कि अलग अलग स्टेज पे क्या है, बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, तो उनको डेवलपमेंट की अलग अलग नीड होती है, इंटरेस्ट होते हैं, तो उनको नजरअंदाज ना करा जाए, उनके लिए स्पेशल एफर्ट दिए जाए, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में देखते हैं। पहले जो 5 साल का होता है इसे फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी होते हैं, इसमें क्या बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है फर्स्ट क्लास के लिए। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है, ये 2 साल का पीरियड होता है। ठीक है, ग्रेड 1 और 2। तो आपको इनके ईयर्स को अगर याद रखना है, ऐसे याद कर सकते हैं। बच्चा जो स्कूल जाएगा वो 3 साल का जब हो जाएगा तब जाएगा। ठीक है, तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ऐसे याद कर सकते हैं। ये प्रिपरेटरी समझ लीजिए इसे। ठीक है, ऐसा इसको ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 साल का हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में जाते जाते 6 साल का हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए, 7, 8। ठीक है, तो ये 8 हो गए। फिर 3 साल यहाँ पे 3rd to 5th, तो 9, 10, 11, तो 11 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आगे ऐसे ही 3 और 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ये 14 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये मिडिल स्टेज आपकी 6 से 8 के लिए, सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 के लिए, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 9, 10 फर्स्ट फेज हो जाएगा और 11, 12 ये सेकंड फेज हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ये याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, किसको क्या कहते हैं, इसको ये नाम याद रखने हैं। एज और ये कौन सी क्लासेस के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। इसमें किस तरह की लर्निंग होगी, तो फाउंडेशनल स्टेज में आपकी क्या, फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड होगी, ये पढ़ रखे हैं। ये ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी बेस्ड आपकी प्रिपरेटरी स्टेज में होगी। ठीक है, इन डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होगी। डिस्कवरी बेस्ड होता है जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करके पेड़ से पत्ता तोड़ के फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, और पिकनिक वगैरह में जाएगा, तो इन चीजों से जो खुद एक्सपीरियंस करके वो सीखता है, वो डिस्कवरी बेस्ड होता है, खुद डिस्कवर कर रहा है वो चीजों को। एक्टिविटी बेस्ड होगी, और यहाँ पर हमें लाइट टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी प्रिपरेटरी स्टेज में। मिडिल स्कूल स्टेज में क्योंकि यहाँ एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्क्रीट होता है जो आप छू सकते हो, जो आपके सामने है चीजें। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आपको सामने नजर नहीं आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी आप जो समझते हो, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रियल लाइफ में काम आने वाली है। ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशन, जिंदगी से रिलेटेड जो चीजें होंगी
रियल लाइफ से जो रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज होंगी और स्किल्स होंगी उनको सिखाया जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी में, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो होलिस्टिक का नाम आता है होल्स से, ठीक है। होल का मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो किसी एक खाली पढ़ाई के बारे में बात नहीं होगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब पूरा डेवलपमेंट होगा। इसमें आपके क्या है, आपके रोट लर्निंग को दूर करा जाएगा और अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाया जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग होगी, रट्टा मारने वाली लर्निंग को दूर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ही हो गया वेल राउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल बच्चों को डेवलप किया जाएगा, खाली पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं होंगी। इसमें की फोकस ये रहेगा कि 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कोडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हो गया, डिजाइनिंग हो गया, तो ये सारी चीजें आजकल ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में यही चलने वाली हैं। तो आपको जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको हटाने के बाद हटाकर 21st सेंचुरी के लिए जो स्किल्स यूजफुल हैं उन पर ज्यादा एम्फेसिस किया जाएगा, ठीक है। रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर क्या है, कोर एसेंशियल जो जरूरी है वो सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा। अब हर सब्जेक्ट के आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट है आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। और जो आपकी पढ़ाई होगी वो इंक्वायरी बेस्ड होगी, डिस्कवरी बेस्ड होगी, डिस्कशंस के थ्रू आप सीखेंगे, एनालिसिस करके सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, आपकी जो पढ़ाई ज्यादा फन होगी, ठीक है। कोलैबोरेट करके, कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है दूसरों के साथ मिलकर सीखेंगे, एक्टिविटीज से सीखेंगे, ठीक है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, इसका मतलब क्या होता है, आर्ट इंटीग्रेशन एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन। तो आर्ट इंटीग्रेशन में आप इंडिया के कल्चर के बारे में सीखेंगे, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन में आप सब चाहते हैं ओलंपिक्स जीतें, लेकिन स्पोर्ट्स को स्कूल में ज्यादा प्रायोरिटी दी नहीं जाती है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। टीचिंग तो ज्यादा इंटरैक्टिव यहाँ पर पढ़ाई होगी, ऐसा इनका गोल है। अब यहाँ रिड्यूस करिकुलम का मतलब यही है कि जब आप मेन करिकुलम पढ़ाई कम करेंगे, उसका सिलेबस कम करेंगे, तभी बाकी चीजों के लिए टाइम मिल पाएगा, है ना। अगर बच्चों को पास नहीं हो पा रहा है तो उसका दिमाग वहीं पर रहेगा, जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है या फिर अलग अलग जो उसके इंटरेस्ट की चीजें हैं उनमें ध्यान नहीं दे पाएगा वो, ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्सेज की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या बच्चे को चॉइस होगी, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को वो चूज कर सकता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। वोकेशनल स्किल्स के लिए, वोकेशनल का मतलब होता है करियर से रिलेटेड, तो ऐसी स्किल्स जो उसको आगे चल के करियर में काम दे सकती हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो भी मैंने बताया, जो आजकल चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी स्किल्स पे वो ध्यान दे पाएगा, इनको चूज कर सकता है एज सब्जेक्ट सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। मल्टीलिंग्विज्म की बात करते हैं यहाँ पे, पावर ऑफ लैंग्वेज। तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी सीख लेता है। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल का मतलब नॉन इंपॉर्टेंट होता है, नॉन ट्रिवियल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो मदर टंग में जल्दी समझता है, ठीक है। इसीलिए ये इंश्योर किया जाएगा कि कम से कम ग्रेड 5th तक तो उसे मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, मतलब मदर टंग उसके लिए जरूरी होनी चाहिए। बाकी लैंग्वेजेस भी होंगी वो देखेंगे अभी हम, लेकिन मदर टंग तो नेसेसरी होगी 5th तक। ये देखा जाएगा 8th तक भी हो जाए, लेकिन क्लास 5th तक तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ग्रेड 5 वाला ये सिस्टम, ठीक है। मीडियम। तो यहाँ पर ये कहा गया जिस भाषा में बच्चा बात करता है और जो जिस भाषा में सीखता है वो ब्रिज करा जाए, उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। अगर घर में वो हिंदी में बात कर रहा है और वो स्कूल में सिर्फ इंग्लिश में बात की जा रही है, तो वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मदर टंग के यूज का इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। अगर टीचर यूज भी करता है तो बायलिंगुअल अप्रोच यूज करे, जिसमें कि एक लैंग्वेज उसकी मदर टंग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मदर टंग का तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं छोटी उम्र में बहुत जल्दी सीखते हैं, इसीलिए अलग अलग भाषाओं को अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो उतनी ही जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है।
इसीलिए उनको एक्सपोज किया जाए अलग अलग लैंग्वेज में अर्ली अर्ली पीरियड में, लेकिन इम्फेसिस जो है मदर टंग पे ही दिया जाए, इंपॉर्टेंस मदर टंग को दिया जाए, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के भी बेसिक्स आपको सिखाए जाएं, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में ही। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, इसीलिए अगर वो सीख पाएगा तो वो सीख सकता है आराम से, ठीक है। इसलिए मल्टीलिंग्विज्म का भी यूज करना है, अलग अलग लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस करना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बच्चों को जो लैंग्वेज वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके स्टेट, रीजन और स्टूडेंट जो है वो अपने आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चॉइस होगी उनको, ठीक है। 3 में से 2 लैंग्वेज जो होंगी वो इंडिया की नेटिव होंगी जो, ठीक है। उसके अलावा एक लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना होगा लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया नाम के ये प्रोजेक्ट में। ये फन प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई असेसमेंट नहीं होगा। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर आएगा। इसमें क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे पता चलेगा यूनिटी ऑफ मोस्ट मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में के कल्चर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस का इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चों में और उनका कल्चर पता चलेगा। संस्कृत को अलग अलग लेवल्स पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्कूल में और हायर एजुकेशन में भी, ठीक है, ताकि संस्कृत लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर सकें बच्चे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इसकी इंपॉर्टेंस होगी। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि कोरियन, जापानीज, थाई, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, रशियन, ये सब भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी सेकेंडरी लेवल पे, ताकि दुनिया का कल्चर भी बच्चे सीख पाए। साइन लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स ऑल इंडिया सेम होती हैं, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है, किसी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी तरीके से इंडियन साइन लैंग्वेज को भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट सच एज, तो ये मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड, ये सारे के सारे नए सब्जेक्ट्स को भी क्या है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि क्या है 21st सेंचुरी की स्किल्स से रिलेटेड है, आजकल जो चल रहा है जो, ठीक है। वही आप डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह उसी के में फंसे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आजकल जो चल रही है स्किल्स, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है। एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग 6 to 8, तो हर एक बच्चों को जो ग्रेड 6 to 8 में है, तो उसको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे एक फन कोर्स करना होगा। इसमें क्या होगा, बच्चे को वोकेशनल क्राफ्ट होती हैं, वोकेशनल जो कि ऐसी क्राफ्ट जो कि आगे चल के करियर बन सकता है, जैसे कि कारपेंटरी, इलेक्ट्रिक वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी, इस सब में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, देख के समझेंगे कि उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इन सब चीजों में, खाली किताबों में नहीं फंसे रहेंगे, ठीक है। तो ये मेन एम है कि खाली आपको पढ़ाई के अलावा जो वोकेशनल स्किल्स होती हैं वो अपनी डेवलप करनी है। छोटे से छोटे बच्चे को ये चीजें दिखाओगे तो उसका इंटरेस्ट तभी से बेहतर हो जाएगा, और एक बार वो समझ जाएगा उसका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है, तो आगे उसको परस्यू भी कर सकता है। बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बैगलेस डेज का मतलब ये है, उस दिन बैग नहीं लेके आएंगे, तो उस दिन फन एक्टिविटीज की जाएंगी, जैसे कि आर्ट्स, क्विजेस, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट्स, ये सब, ठीक है, जो यहाँ पे बता रखी हैं। तो इससे क्या है, उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा स्कूल में, ठीक है। नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, तो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं वो तो बुक्स में होंगी, लेकिन साथ साथ जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है और उनकी नीड है उसके हिसाब से भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बुक्स में। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो असेसमेंट जो जिस तरीके से हम स्टूडेंट को असेस करते हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, उसको चेंज किया जाएगा। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, इसको याद रखना है आपको, 360 डिग्री को, सिस्टम को। तो इसमें क्या है, वही होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी हम होलिस्टिकली करेंगे, खाली उसकी पढ़ाई को टेस्ट नहीं करेंगे, उसकी यूनिकनेस को चेक करेंगे, उसके अलग अलग कॉग्निटिव, अफेक्टिव यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट और साइकोमोटर डोमेन्स, इन सबको चेक करा जाएगा, ठीक है। उसका जो असेसमेंट होगा वो खुद को भी असेस करेगा, उसके पीयर भी असेस करेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड
क्विजेज वगैरह, इन सब में उसका क्या परफॉर्मेंस है, ये सब किया जाएगा टीचर द्वारा। ठीक है, तो ये हर तरीके से उसका असेसमेंट किया जाएगा, खाली उसके टेस्ट से असेसमेंट नहीं होगा, समेटिव असेसमेंट नहीं होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, जिसमें अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया जाएगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा। तो ये होम और स्कूल के बीच में अच्छा लिंक बनेगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, जिसका नाम यहाँ पे 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट रखा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स को इजियर करा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स का। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बोर्ड एग्जाम्स में एक और चीज होती है कि बोर्ड एग्जाम का बहुत हुआ बना दिया जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब खेल कूद बंद हो जाए। तो इसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया है, 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। एक बार आप नॉर्मली दे दीजिए, उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, एग्जाम सही नहीं हुआ है, तो आप एक और बार दे सकते हैं। इसमें सेमेस्टर सिस्टम भी लाने की बात की जा रही है। ठीक है, हो सकता है आगे आए, अभी पक्का नहीं है अभी। ठीक है, ये एक और फुल फॉर्म आ चुका है यहाँ पे, परख। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये कमेटी बनाई गई है, इसका मतलब भी यही है कि ये MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा देखी जाएगी। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा बच्चों का, उसकी गाइडलाइंस दी जाएंगी, किसके द्वारा, परख द्वारा। तो परख नाम से ही पता कर सकते हैं, परखना किसी को असेस करना। ठीक है, या फिर आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे तो ये पता रहेगा कि ये किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, परख जो बनाया गया है वो किस चीज के लिए बनाया गया है, इसका एम क्या है इसका। ठीक है, तो ये जो भी इस दीक्षा हो गया, ये परख हो गया, इस तरीके के जो भी आ रहे हैं आपको फुल फॉर्म, इनको ध्यान रखना है, इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं पूछने के। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, ठीक है, स्पेशल टैलेंट है जिनमें, स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट, तो उनके लिए अलग अलग क्लब्स बनाए जाएंगे, टॉपिक सेंटर्ड क्लब, जैसे साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूजिक सर्कल। तो जो भी उनका इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट वाले जो बच्चे होंगे वहां पे अपनी एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लेवल्स पे कराए जाएंगे, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और बियॉन्ड। ठीक है ना, चेस सर्कल्स, पोएट्री सर्कल, ऐसे बहुत सारे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग ऐसे क्लब्स बनाए जाएंगे। अच्छा, अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा आ गया, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल का मतलब सबको बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड किया जाएगा, अब वो चाहे अलग अलग सोसाइटी के रीजन से आते हो। ठीक है, अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, सबको इक्वल एजुकेशन मिले। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो UIDISE जो कि होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, तो इसका ये सर्वे किया गया, तो इसमें पाया गया था प्राइमरी लेवल पे जो SC कैंडिडेट्स होते हैं वो 19.6 होते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन इनमें से सिर्फ 17.3 कर पाते हैं। ST कैंडिडेट 10.6 प्राइमरी में और 6.8 हायर सेकेंडरी में, और डिफरेंटली एबल्ड जो हैं वो 1.1 प्राइमरी में और 0.25% ओवरऑल का ये परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में। तो यहाँ पर और जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनका तो परसेंटेज और घट जाता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर जो कमी आ रही है हायर सेकेंडरी में एडमिशंस की, ठीक है, इस चीज को दूर करना इनका एम है। ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखनी, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रखा है कि आगे जाके कैसे डिप आ रहा है परसेंटेज में। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। It is recommended that region of the country with large population of from educationally disadvantages, SEDGS। तो SEDGS इसका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। ठीक है, जो भी सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में ज्यादा है तो उनको स्पेशल एजुकेशन जोन्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जहां पर इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या है पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाएंगी इनके बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये नाम याद रखना आपको, स्पेशल एजुकेशन जोन्स। ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड एक स्टार्ट किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा गर्ल्स को भी और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी। तो जेंडर इंक्लूजन फंड में गर्ल्स के साथ साथ ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए भी फंड दिया जाएगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर असिस्टिव डिवाइसेस एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स यहाँ पर और असिस्टिव डिवाइसेस इंक्लूड किए जाएंगे डिसेबिलिटी वाले
जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए, ठीक है। स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, जैसे किसी को देखने में दिक्कत होती है तो उनके लिए ब्रेल सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है। और सुनने में दिक्कत है तो उनके हिसाब से डिवाइसेस बनाए जाएंगे ताकि उनको इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का यही एम होता है, सबको इंक्लूड करना है। तो उनके लिए उनको खाली ये नहीं कह दिया जाएगा कि आप आ जाइए स्कूल में, उनके हिसाब से आपको क्या है फैसिलिटीज भी बनानी पड़ेंगी ताकि उनको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। होम बेस्ड एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है, सीवियर है कि वो स्कूल नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? essential skill, knowledge and attitude behavior required for the effective performance of a real world task or activity। तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए एसेंशियल स्किल होती है या नॉलेज होती है, उसके साथ साथ एटीट्यूड और बिहेवियर भी रिक्वायर्ड होता है। ये सब मिलकर ही क्या करते हैं, आप किसी भी काम को इफेक्टिवली कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कॉम्पिटेंसी कहते हैं। तो नेचर इसका क्या होता है? अचीवेबल होता है। इसकी कॉम्पिटेंसी को आप अचीव कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी मतलब इन सब एस्पेक्ट में आप सही हैं तभी उस काम को पूरा कर पा रहे हैं। तो इन सब अपनी स्किल को क्या है अचीव कर सकते हैं। अभी कम है आपकी स्किल तो उसको बढ़ा सकते हैं, एटीट्यूड को बेटर कर सकते हैं, बिहेवियर को सुधार सकते हैं। इसको मेजर किया जा सकता है, आप देख के बता सकते हैं कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, ठीक है। किसी काम को आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है इनमें से क्या नेचर है कॉम्पिटेंसी का, ठीक है। कम्युनिकेबल है ये, तो किसी को देख के अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी कॉम्पिटेंसी कम है तो उसको कह सकता है आपको इस चीज में सुधार करने की जरूरत है, आपके एटीट्यूड को बेटर करने की जरूरत है, ठीक है। आपको स्किल को और एनहांस करना होगा अपनी, ठीक है। इसका नेचर में ये अगला आता है एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। एप्रोप्रिएटनेस या इसका मतलब होता है सूटेबल। तो इट कैन हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड और लेवल डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ द लर्नर। तो लर्नर के लेवल के हिसाब से उसकी अलग अलग कॉम्पिटेंसी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी टास्क करना है उसके हिसाब से, तो इसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। ये सबके लिए सूटेबल है, अलग अलग लेवल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर के लिए, ठीक है। तो कोई लर्नर की स्किल का लेवल कितना है उसके हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंसी आप डिफाइन कर सकते हो कि आप इस टास्क को करिए, ठीक है, और आप दूसरे टास्क को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूटेबल भी है सबके लिए। तो ये चार आप वर्ड्स याद रखिएगा इसके लिए, अचीवेबल, मेजरेबल, कम्युनिकेबल या एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। आगे देखते हैं इसको हम एजुकेशन में किस तरीके से इसको यूज करें। तो पुराना जो मेथड होता था ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता था, उसमें कोर्स कवर कराने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है इसमें क्या है, यूनिट तभी खत्म होगी जब क्या है स्पेसिफिक कोई नॉलेज या स्किल को अचीव कर लेंगे, उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, तब वो यूनिट आगे होगी। पहले होता था कि ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अभी चैप्टर तब खत्म होगा जब ये पर्टिकुलर स्किल आप अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। इसके एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, अगर प्राइमरी लेवल पर एग्जांपल देखते हैं कॉम्पिटेंसी के, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में क्लास 3 के बच्चे को ये माना जाएगा कि वो प्रोनाउंसिएशन सही कर पाए, स्पीक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर कोई चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, उसको क्या प्रोनाउंसिएशन सही करना है, ये स्किल उसको अचीव करनी है। अब इनको आपको याद नहीं रखना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इतनी कि इस क्लास तक ये चीजें उसको बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। रीड, प्रिंट एंड हैंड राइटिंग फ्रीली, तो क्लास 5th का बच्चा लिख पाए, पढ़ पाए आराम से, ठीक है। क्लास 5th के बच्चे को क्या डिक्टेशन लेना सीख जाए वो। तो ये अलग अलग तरीके की कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ये टास्क कर दिया आपने कि ये जब सीख जाएगा तब वो पास हो जाएगा इस चीज में, ठीक है ना। पंक्चुएशन मार्क्स के साथ वो डिक्टेशन लेना सीख जाए, ठीक है। रीडिंग अ टेक्स्ट, बी एबल टू आंसर क्वेश्चन के आंसर बिकॉज और सिंस के फॉर्म में दे पा रहा है अगर, ठीक है। तो ये क्लास 4th का बता रखा है यहाँ पे, अलग अलग क्लासेस की अलग अलग है। तो अगर आप इनकी सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे क्लास 1 से लेकर 5th तक की, तो आप पाएंगे कि जो जो टॉपिक्स हैं उनको समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, लिखने की बात हुई है, पढ़ने की बात हुई है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स का यहाँ पर यूज आ चुका है, तो ये उस हिसाब से आप कॉम्पिटेंसी डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज में आता है, देखिए 1st क्लास के बच्चे को काउंटिंग आनी चाहिए 1 से 20 तक, 5th क्लास के बच्चे को यूनिटरी मेथड आना चाहिए, ठीक है। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक टॉफी इतने रुपए की आ रही है तो 10 टॉफी कितने की आएंगी, ठीक है, वो मेथड होता है यहाँ पे। इनको एज इट इज आपको रटना नहीं है बैठ के, आप अगर टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है।
फाइंड एवरेज हाइट फ्रॉम द गिवन डेटा, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट 5th तक पढ़ा दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, तो ज्योमेट्री का इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आप एंगल बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं अलग अलग। एनवायरनमेंट स्टडी में आपको क्या है, आपको अपनी एल्डर्स पे और पीयर्स के साथ वो कर्टसी से आप बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर सही है या नहीं, ठीक है। और ये क्लास फर्स्ट के बच्चे को माना जाता है, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट इन प्रोड्यूसिंग वेरियस आर्टिकल्स ऑफ डेली नीड, तो कोई भी आर्टिकल हो गया उसको देखे, जैसे चेयर होगी तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या कौन सी ऑक्यूपेशन चाहिए होता है, तो ये कारपेंटरी चाहिए होगा, कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। इस तरह की समझ क्लास 3rd तक के बच्चे को होनी चाहिए। आइडेंटिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फिजिकल फीचर्स ऑन मैप, तो मैप पर अलग अलग फीचर हैं, ये समुद्र है, ये अर्थ है, समुद्र है, ये इंडिया का मैप है, या ठीक है, अलग अलग स्टेट को डिफाइन कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर रेगिस्तान है, ये सब बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, ये 5th क्लास के बच्चों को आना चाहिए। सिंपल एक्सपेरिमेंट, वाटर को प्योरीफाई करना आना चाहिए क्लास 4th के बच्चे को, या अलग अलग मेथड से हो सकता है, डिकंटेशन से हो सकता है, या फिर क्लोरीन ऐड करके हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, आपको एज इट इज याद नहीं करना है, सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब एज अ टीचर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच जब आप यूज कर रहे हैं तो क्या क्या बातों का याद रखना है, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी उन स्टेटमेंट्स की कॉम्पिटेंसी की कि क्या क्या टास्क आप चाहते हैं कि ये बच्चा पूरा कर ले, इनको पहले से लेसन प्लान बनाने से पहले ये चीजें आपको लिस्ट बनानी होगी, और जो लिस्ट बनाए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में होनी चाहिए, कि सबसे कम डिफिकल्ट लिस्ट में पहले हो, उसके बाद वो बढ़ता जाए डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा आपको, ताकि बच्चे सही तरीके से समझे और उनको कॉम्पिटेंसी यानी कि वो जो स्किल पे मास्टरी है वो अचीव हो जाए। आप उनको फीडबैक इमीडिएटली दीजिए ताकि वो क्या है अपने आप को करेक्ट कर सकें और बेहतर कर सकें अपने स्किल में, ठीक है। ऐसे ही करके धीरे धीरे क्या है वो मास्टरी अचीव कर पाएंगे। आगे देखते हैं यूजफुलनेस क्या है, इस मेथड की यूजफुलनेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसके। तो यहाँ पर क्या है, रोट मेमोराइजेशन से लर्नर दूर जाता है, रटने की जरूरत नहीं है, कोई स्किल आपको सीखनी है उसके लिए रटने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। पहले चैप्टर बेस में आपको रट के काम चल जाता था, इसलिए इस मेथड में हम क्या है रोट मेमोराइजेशन से दूर जाएंगे। एक बार आपने कोई चीज सीख ली तो आप भूल नहीं सकते उस चीज को, ठीक है। इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ये सही है कि आपको कोई स्किल आ गई तो वो भूलोगे नहीं आप बाद में, रटने वाली चीज बाद में भूल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस मेथड में आप स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग, अलग अलग इंटरैक्टिव मेथड्स के साथ सीखेंगे जो कि लर्नर फ्रेंडली है, बहुत फन वे में आप सीखेंगे चीजों को, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं वो देखते हैं अभी। तो कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर, तो टीचर को खुद भी नॉलेजफुल होना चाहिए। अब ये मास्टरी वो सिखा रहा है तो उसके लिए उसको खुद भी मास्टरी होनी चाहिए उस टॉपिक्स में, ठीक है। सभी ऑल स्कूल्स आर नॉट इक्वली कंड्यूसिव फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्नर, तो हर स्कूल का क्लाइमेट जो एनवायरनमेंट इस तरीके का नहीं होता है कि वो बच्चों की लर्निंग को ऑप्टिमाइज कर पाए, ठीक है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सबको इक्वली सारे स्कूल इक्वली इतने इंफ्रास्ट्रक्चर से इनेबल्ड नहीं होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग मेथड यूज किए जा रहे हैं, क्विज, पजल, ये सब, वर्ड प्ले, तो इन सब के लिए ये सब चीजें होना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। पेस ऑफ लर्निंग वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस अलग अलग होता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी उस स्किल को डेवलप कर लेगा, कुछ पीछे रह जाएंगे, तो सबको एक साथ लेके चलना टीचर के लिए ये चैलेंज रहेगा थोड़ा, ठीक है। ऑल टीचर्स आर नॉट इक्वली कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोवाइड रेमेडियल ट्रीटमेंट, तो रेमेडियल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। कोई बच्चा पीछे रह रहा है तो उसको रेमेडियल क्लासेस देनी होंगी, उसको सिखाना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो इस चीज के लिए टीचर को कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार इस बच्चे को छोड़ो बाकियों को लेके चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये भी टीचर के लिए एक चैलेंज हो जाएगा और इस मेथड को के लिए भी चैलेंज बन रहा है ये। डिजाइनिंग एक्टिविटीज एंड टेस्ट आइटम्स फॉर द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी में नॉट बी प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर देखिए इंटरेक्टिव मेथड से सिखाया जाएगा, तो उन एक्टिविटीज को डिजाइन करना हर टीचर के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है लिमिटेशन हो जाएंगी आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है एनईपी का। यहाँ आप देख सकते हैं फाउंडेशन लर्निंग के बारे में, एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर,
फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, ये करिकुलम पेडागोगी, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा हमने, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, ये पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया है। बाकी इसके टॉपिक्स अभी जल्दी इसका अपलोड करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप सीडीपी की क्लासेस करना चाहते हैं तो यूनिट 5 हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो सीडीपी फॉर केवीएस पीआरटी नाम की इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, इसमें हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, उसका आप टेस्ट जरूर दीजिए, हमने उसका टेस्ट करवाया है, उसका वीडियो यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो यूनिट 1 का आप टेस्ट तो जरूर दीजिए, अगर आपने पढ़ भी रखी है यूनिट 1 तो उसका टेस्ट जरूर दीजिए, उससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। 120 एमसीक्यू किए हैं हमने उसमें, ठीक है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। अगर आप केवीएस पीआरटी का सीडीपी सेक्शन फ्री में करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।